ये बताओ मुझे कि आपने जो डॉक्टर बनने का जो सपना है वो कब से शुरू किया था? मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स ही हैं। मैं कह सकता हूँ कि 9th-10th से मैंने डिसाइड कर लिया था कि नीट की ही तैयारी करनी है और डॉक्टर ही बनना है। एक क्वेश्चन आता है यस। कि आपने पढ़ाई भी कर ली, नोट्स भी बना लिया, बट आज भी रील अगर चालू करते हैं तो वो कब 15-20 मिनट 1 घंटा जाता है वो हाँ, पता नहीं होता। तो आप उसको बैलेंस क्या करते थे? आई थिंक मेरा अटेंशन स्पैन भी उतना ही था, लेकिन वो 15-20 मिनट को 15-20 मिनट ही रखना बहुत बड़ा चैलेंज। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अंडर हाइप सब्जेक्ट बायो। या तो बच्चे बायो ही कर रहे होते हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो आपने बायो को कैसे बैलेंस किया? आई थिंक सबसे बड़ी गलती ये है कि ये बताओ मुझे कि आप इतनी छोटी सी जगह से ये रैंक लेके आए हो, तो डेफिनेटली इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। Yes. महाराष्ट्र में एक बहुत छोटी सी जगह है। तो आपने जो डॉक्टर बनने का जो सपना है वो कब से शुरू किया था? मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स ही हैं और तो मैं छोटा था तब से उनको देखते आ रहा हूँ। हम्म। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 9th-10th से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मतलब नीट की ही तैयारी करनी है और डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, जनरली मैंने देखा है आज की तारीख में कि जिनके पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा होता है, इतने सालों का सेक्रीफाइस देखा होता है पेरेंट्स का, क्योंकि डॉक्टर बनने में काफ़ी समय लग जाता है। आप पहले पढ़ाई करते हो, कंप्लीट करते हो, फिर स्टैब्लिश होते हो एक जगह पे हम्म, जाके। और आपके पेरेंट्स तो फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर फर्स्ट थे, तो उनको काफ़ी दिक्कत भी आई होगी शुरू में। तो वो स्ट्रगल देख के ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए मुझे? स्ट्रगल तो है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन भी है कि हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उनकी भी लाइफ बच जाती है। उनके मैंने बहुत बार देखा है पेरेंट्स को पेशेंट्स को समझाते हुए, या पेरेंट्स को मेरे मतलब उनका ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए देखा है। तो एक समय के बाद मुझे भी मोटिवेट हुआ कि मुझे यही करना चाहिए। तो जनरली जब 9th-10th में आप तैयारी करना शुरू करते हो तो कोई एक गोल लेके तैयारी करते हो कि मुझे एक ओलंपियाड क्लियर करना है, या फिर जनरली छोटे-छोटे गोल होते हैं। आपने कुछ ऐसा गोल ले रखा कि केवल आप अपने नीट के गोल की तरफ ही लगे हुए थे 9 से? वैसे मैंने 9th-10th में ऐसे ज़्यादा कुछ नीट ओरिएंटेड हुँ, हुँ। नहीं किया, फाउंडेशन कोर्स वगैरह किया था। हुँ, मैंने डायरेक्टेड स्टडी 11th से ही स्टार्ट की हुँ, हुँ। और 11th-12th आई थिंक वाज़ इनफ कि नीट तो प्रिपरेशन के लिए। तो ये भी कई बार बच्चों के अंदर ना ये काफ़ी ज़्यादा गलतफ़हमी होती है कि नहीं, हमें तो 9th में ही करना है तभी मेरा सिलेक्शन होगा। और मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि 9th-10th में इतना भी लोड नहीं लेना हाँ, चाहिए। आपको थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए, बिकॉज़ 11th-12th में वैसे भी आप मेंटल एग्ज़ॉशन होता ही होता है। और आपको अगर बहुत अर्ली बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर देते हो, तो कई बार वो एक्सर्शन जो है वो 11th-12th में इम्पैक्ट कर जाता है। तो इसीलिए 11th-12th में भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप देखो, आप ऑल इंडिया रैंक 14 आया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 9th में करोगे तो ही शुरू होगा, आपको अच्छी रैंक आएगी। आप 11th में भी कर सकते हो, बट येस, 11th-12th में डेफिनिटली आपने हाँ, बहुत मेहनत करी होगी। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ ना बच्चों को। तो 11th-12th में क्या है कि अगर शुरुआत से कंसिस्टेंटली करते रहो, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत मैं कहूँगा कि नहीं आती। हुँ, हुँ। क्योंकि आई थिंक 2 इयर्स इज़ मोर देन इनफ। हुँ, हुँ। और आप अच्छे से रिवाइज़ करके 2-3 बार नीट एग्ज़ाम के लिए, मतलब रिविज़न ही बहुत इम्पोर्टेंट है। रिटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, हुँ। तो प्रॉपरली आप एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से करें तो आसानी से हो जाएगा। इस बार हमें 1 महीना एक्स्ट्रा भी मिला उसके लिए, तो हुँ। आई थिंक it was a very long time to prepare, and that's enough for every one of the students which are appearing for the exam. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अंडर हाइप्ड सब्जेक्ट, या फिर ये कह लो ओवर हाइप्ड सब्जेक्ट, दोनों ही एक्सट्रीम्स में ही काम करता है, बायो। बिकॉज या तो बच्चे बायो ही कर रहे होते हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे होते, उनको लगता है फिजिक्स 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 वीक है, सही है। और बायो को कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो आपने बायो को कैसे बैलेंस किया इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ? आई थिंक सबसे बड़ी गलती ये है कि बायो को इग्नोर करना, क्योंकि 50% आपके मार्क्स बायो से ही आते हैं और बायो में आप आसानी से 350 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। बायो इज़ कम्प्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। सो एक बार एनसीईआरटी आप मास्टर कर लो तो आपको, आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग फुल मार्क्स इन बायोलॉजी। सो मेरा मेन फोकस था कि एनसीईआरटी परफेक्ट करूँ। उसके थोड़े थोड़े मैंने नोट्स बना लिए थे बाद में, कि रिवाइज करते वक्त मुझे पूरी ना पढ़नी पड़े और जो मैं भूल सकता हूँ हम्म। वही मैं पढ़ता था लास्ट में, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो एनसीईआरटी जनरली लोग बोलते हैं कि मैंने 3 बार 4 बार 5 बार रीड किया, आपने कितनी बार रीड किया है? आई थिंक क्वालिटेटिवली कहूँ तो मैंने 5-6 बार ही की होगी, लेकिन बाद में मैंने उससे जो नोट्स बनाए थे वो मैंने एक 7-8 बार पढ़ लिए, क्योंकि वही मेरे वीक पॉइंट्स थे, तो उस पे मैं ज़्यादा फोकस कर पाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ना यहाँ पे फंसते हैं।
कई बार बच्चे यूट्यूब देख रहे होते हैं या फिर मतलब आजकल ऑनलाइन में देख के नोट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट नोट बनता नहीं है ढंग से। हाँ। तो आपने नोट्स कैसे बनाया? बिकॉज नोट्स इज वेरी एसेंशियल आई बिलीव, स्पेशली फॉर रिविजन। और पूरा का पूरा एनसीईआरटी उठा के लिख भी दोगे तो भी फायदा नहीं है। हाँ, तो सही। नोट्स बनाने का तरीका आपका क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के आई लिए। थिंक नोट्स बनाने का टाइम भी मैटर करता है कि आप बहुत सी शुरुआत में भी नहीं बना सकते क्योंकि तब आपको कुछ भी नहीं पता होता, और बहुत ही एंड में भी नहीं, तो टाइम बहुत वेस्ट जाता है उसमें। तो आई थिंक कि जब आपकी रिवीजन चालू हो, एक बार आपने पढ़ ली हो एनसीईआरटी, देन इज द बेस्ट टाइम कि आप नोट्स बना लो, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या भूल रहे हो उसमें, क्या भूल रहे हो, या कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी से। तो तब आप नोट्स बना लो, तो आगे के जो आप रिवीजन करोगे तब आपको फ़ायदा होगा कि पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ वो नोट्स पढ़ के डायग्राम्स देख लिए तो हो जाएगा। तो पढ़ाई पढ़ाई बहुत हो गया, मतलब 11th-12th में। ये बताओ कि मेंटल बैलेंस, क्योंकि वो भी बहुत एक क्वेश्चन आता है यस, कि यस। आपने पढ़ाई भी कर ली, नोट्स भी बना लिया, बट मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं हाँ। एंड दे मस्ट बी गाइडिंग यू आल्सो यस। कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको बैलेंस क्या करते थे? क्या शौक था आपका 11th-12th में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? आई थिंक मुझे स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद था, तो जब भी मुझे ब्रेक मिलता था या समझो मैंने 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, आई थिंक मेरा अटेंशन स्पैन भी उतना ही था कि मैं 1-1.5 घंटा क्वालिटेटिवली अच्छा पढ़ सकता हूँ। बाद में मुझे 15-20 मिनट का ब्रेक लगता ही था। फिर से मैं, लेकिन वो 20 मिनट को 15-20 मिनट ही रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो आई थिंक उसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया कि फिर से मुझे रीओरिएंट करने के लिए कि 15-20 मिनट हो गए, अब फिर से पढ़ने लग जा। बहुत मुश्किल है। हाँ, एंड ट्रस्ट मी, हम भी आज भी रील अगर चालू करते हैं, हाँ, वो कब 15-20 मिनट 1 घंटा जाता है वो हाँ, पता नहीं होता। पता नहीं। तो सो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं तो 1.5 घंटे का मतलब एक तरीके से स्पैन है एक पढ़ने का, फिर ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का और फिर पढ़ाई शुरू हाँ। करो। तो आप बोले हो आपको बहुत ही गेम्स देखने का या टीवी देखने का शौक हाँ। है, तो किसको फॉलो करते हो आईपीएल में? आईपीएल देखते हो या आईपीएल सॉकर देखते ज्यादा हो? तो मैं फुटबॉल देखता हूँ, लेकिन हाँ। आईपीएल भी देख लेता हूँ। तो मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट टीम है। सांगली से हैं तो मतलब हाँ। मुंबई तो हो गई, मुंबई इंडियंस फेवरेट। फुटबॉल में किसको, मतलब यू वर सपोर्टिंग योर कंट्री वन और लॉस्ट? लॉस्ट इन द फाइनल, आई वाज सपोर्टिंग अर्जेंटीना। ओके, ओके, अर्जेंटीना फैन। सो आई वाज श्योर थोड़ा फ्रांस और स्पेन में जीतेगा, फ्रांस पहले निकल गया, हाँ, फ्रांस पहले। बट एनीवेज गुड। चलो अच्छा है। तो इसके अलावा खुद स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे या खुद खेलते थे या फिर कोई रीडिंग की हॉबी या फिर चेस का हॉबी, कुछ भी एक्स्ट्रा? आई थिंक 10th तक मैंने बहुत मतलब चेस खेला है, हम्म। बैडमिंटन खेला है, थोड़ा बहुत फुटबॉल क्रिकेट भी खेला है, लेकिन 11th-12th में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला उनको फॉलो करने के लिए, तो वो ब्रेक पड़ गया। लेकिन आई थिंक मैं उन स्पोर्ट्स को फिर भी फॉलो करता था कि पूरा मैंने उससे भी नहीं छोड़ा मैंने उसको। क्योंकि एक मेरे को कहानी याद आती है इससे। जो मेरा पहला बच्चा जो जिसकी बात मैं कर रहा था, हाँ। अमित, जिसको एम्स हुआ था, उसको बहुत क्रिकेट खेलने का शौक था और 12th में उसके नंबर कम हो रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि नंबर कम क्यों हो रहे हैं। जब मैंने एनालाइज किया थोड़ा और डीपर घुस के उस बच्चे के साथ बात करके, तो मुझे समझ में आया कि क्रिकेट उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया है और उसको ना कहीं भी, मतलब जो मन वो नहीं। बोलते हैं कि एक रिजुविनेशन का ना मौका नहीं मिल रहा है या फिर एकदम मेंटल एग्जॉस्ट हो रहा है, तो पढ़ाई ज्यादा कर रहा है, नंबर कम हो रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि आधे घंटे खेल लिया करो। हाँ। बहुत डिफिकल्ट हुआ था पेरेंट्स को समझाना, बट फाइनली समझ गए थे एंड उसकी 7th रैंक आई। अब आते हैं, नीट का एग्जाम दे के आए, पहले नीट में 715 नंबर बन रहे थे हाँ। एंड यू वर होपफुल कि अच्छा गया है पेपर, बिकॉज 715 वाज वन ऑफ द हाईएस्ट Yes. इन द कंट्री। इनफैक्ट 716 मैंने सुना था एक हाईएस्ट है। तो 720 के थोड़े बहुत होंगे तो नहीं थे, मैंने सुना था, पता जो मुझे चला क्योंकि हम सब जगह का पता करते हैं। हाँ, हाँ। 716 हाईएस्ट था, फिर 715 ही था, तो मतलब Okay. आप वही टॉप 10 में ही रहे होते उस समय भी। Okay. तो अब निकल के आया, चलो मान लिया कि आपके दिमाग में 720 भी रहा होगा, हाँ, है ना, कि हाँ, 10-15 में आ रहे हैं, अब नीट कैंसिल हो जाता है। हाँ। तो एकदम से उस समय जो फीलिंग आई थी वो क्या थी? आई थिंक कि डिसअपॉइंटमेंट तो था, मैं कह सकता हूँ, लेकिन पता भी चला था कि लीग भी बहुत मेजर स्केल पे हुआ है, तो लगा कि शायद एक और चांस मिल जाए, शायद रैंक बेटर हो जाए, तो 1 महीना और भी मिल गया, कोई वीक टॉपिक्स बचे हो तो उस पर भी फोकस करने मिल जाएगा। तो पेरेंट्स ने, टीचर्स ने वो भी गाइड किया कि चलो तुम तो कर ही लोगे, एक बार कर लिया तो 1 महीने में तुम्हारा ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो
आई थिंक वो, लेकिन मोमेंटम गेन कर वही पहले जैसी पढ़ाई करने में 1-2 हफ्ते तो चले गए, लेकिन हो गया वो बाद में मैनेज। तो कैसे, वही जानना चाहता हूँ बिकॉज वो एंड इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू री नीट एंड कैंसिलेशन ऑफ नीट, लास्ट का जो 1.5 महीना है उससे साइकोलॉजी भी पता चलती है बिकॉज अल्टीमेटली इस बार जो मेरा एक्सपीरियंस एज ए टीचर कि मैक्सिमम बच्चे पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट में 40 से 50 नंबर अपना खोए, मैक्सिमम बच्चे जिसका भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, मतलब सब बच्चों ने खोया, कुछ बच्चों ने गेन भी किया, तो ऑब्वियसली जिन बच्चों ने गेन किया आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है ना, तो आपने क्या किया उस समय, टेस्ट दिए नहीं दिए, क्या किया? मतलब आई थिंक मेन फोकस मेरा था कि मिस्टेक एनालिसिस करूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि जो टेस्ट मैंने दिए शायद 15-20 टेस्ट दिए होंगे वो 1.5 महीने में, तो जो भी मेरे मिस्टेक्स होते हैं वो एनालाइज करता रहा, उसके जो टॉपिक्स थे जिसमें मिस्टेक्स हो रहे वो भी पढ़ता रहा। ज़्यादातर मैंने वीक टॉपिक्स और मिस्टेक्स पे ही फोकस किया, क्योंकि पूरा रिवीजन करना तो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होता फिर से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा मुझे कि मिस्टेक्स एनालिसिस और उसके टॉपिक्स पढ़ना। परफेक्ट। तो ये मुझे लगता है लास्ट महीने के रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टेक का एनालिसिस करना। अगर नोटबुक बनाई हुई है कोई मिस्टेक की और डायरी बनाया हुआ है तो डेफिनेटली हेल्प्स यू, और उसी को एनालाइज करो, उसी को बार बार रिपीट करो। उसके लिए अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी या बाकी जगहों पे जाके देखने हैं केवल उन मिस्टेक्स के लिए, तो जाओ, पूरी चीज वापस से रिवाइज करने में टाइम वेस्ट होता है, वो मत करो। आई थिंक यही किया आपने, है जो मैं जनरली हम एज टीचर्स गाइड भी करते हैं बच्चों को। अब इस पूरी जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है एज ए टीचर, 20 सालों का एक्सपीरियंस है, जो पर्सन है या फिर जिसकी वजह से हम ये क्लियर कर पाते हैं, मुझे लगता है पेरेंट्स का रोल इज सबसे ऊपर रखता हूं मैं। मैंने 3 तरीके के पेरेंट्स देखे हैं अपनी पूरे 20 साल के करियर में। एक पेरेंट हैं जो बिल्कुल ही बॉदर नहीं करते हैं, आजकल न्यू एज पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कि बिल्कुल बॉदर नहीं करते हैं कि चलो ठीक है मेरा बच्चा जो सोचेगा वो कर लेगा। एक पेरेंट्स होते हैं टू मच इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं ये क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, टीचर को बार बार जाके पूछेंगे कि ये करा दो वो करा दो। और फिर तीसरे पेरेंट होते हैं थोड़े बैलेंस रखते हैं, मतलब ठीक है कर रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट, कभी दिक्कत होगा तो मैं जाके टीचर से पूछ लूंगा, ज्यादा मैं टोक टाक नहीं करूंगा। तो आपके केस में क्या था और हाउ, पहले तो ये क्वेश्चन है कि कैसा था आपके केस में, और फिर उनका पूरे 4 साल जो 9 से, क्योंकि हम सोचना शुरू करते हैं, उनका रोल क्या रहा है? आई थिंक कि जो आपने कहा कि ज़्यादा टोकना भी नहीं है और मोटिवेट भी करते रहना है, वो था, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एकेडमिक्स में मेरे ध्यान नहीं दिया। वो जो नॉन एकेडमिक्स पार्ट है कि मोटिवेट करते रहना है, या कुछ मेरी नीड्स है, कुछ मेरे समझो मुझे ड्रॉप करना, पेपर को लाना, फिर पेपर चेक करना हो, या कुछ मिस्टेक्स का बता देना हो, या फॉर्म फिलिंग हो, वो जो बहुत अदर जो पार्ट है वो उससे मुझे दूर रखा उन्होंने, कि तू पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस कर, हम बाकी कुछ संभाल लेंगे हम पूरी तरह। उन्होंने वो पार्ट उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, मुझे उसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया, और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ, उसकी मुझे टेंशन नहीं थी। तो और हमेशा वो मेरे पीछे थे नीट कैंसिल होने के बाद भी, कि एक बार तूने कर लिया है फिर से कर लेगा, और पहले भी कि उनको मेरे पर 11 से ही पूरा कॉन्फिडेंस था कि यू आर केपेबल, यू कैन डू इट। ग्रेट। तो ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली मैसेज कि मुझे लगता है जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो भी बच्चे का जो पोटेंशियल रैंक है उसमें खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाई के लिए, जैसे अभी इसने बताया कि पढ़ाई के लिए बिल्कुल छोड़ दो अलग, और कोई डाउट है तो आप टीचर से जाके बात कर लो, पूछ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आप उसके बाकी सारी नीड्स को पूरा करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टू कैजुअल भी मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस में खराब ही होता है बच्चों का, क्योंकि हम इंडिया में इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते, बच्चे एक्सपोज नहीं होते, उनको भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग समझ में नहीं आता खुद से, तो यू हैव टू हैंड होल्ड देम, बिकॉज इंडियन कल्चर है, हम बिल्कुल यूएस में नहीं रह रहे हैं, तो इट्स नॉट अ यूएस कल्चर। तो मुझे लगता है वो बैलेंस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड लिसन टू योर किड्स, स्पेशली एट दिस टाइम जब बहुत स्ट्रेस में होता है बच्चा, जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, नीट की 25 लाख बच्चे दे रहे होते हैं, या जेई की जहाँ 10 लाख 15 लाख बच्चे दे रहे होते हैं, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और यहाँ पे स्ट्रेस बहुत आता है। तो मेंटल हेल्थ का, पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए पेरेंट्स को, एंड दैट इज माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। सो
ग्रेट टाइम विथ यू एंड बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे 2 साल की जर्नी को अगर समराइज करके 1 या 2 लाइन में बोलना है तो क्या बोलोगे? आई थिंक कि पहले से ही कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो, टीचर्स की, पेरेंट्स की सुनो, और आप अगर मन लगा के करोगे तो आई थिंक यू कैन 100% क्रैक एनी एग्जाम यू आर गिविंग. गिव इट योर बेस्ट, यू कैन डेफिनेटली डू इट. बहुत मजा आया आपसे बात थैंक करके यू. एंड आई थिंक बच्चों को भी बहुत मजा आया होगा.